वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम जो है बेसिकली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करने वाली ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, जो कि जिसको कंबाइंड वे में हम इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंदर मेनली आता है क्रोन डिसीज़ या फिर रीजनल एंटराइटिस या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन डिसीज़ जो है वो आइडियोपैथिक होता है, यानी कि इसका मेन कॉज नोन नहीं होता है और ये मेनली जो है वो टर्मिनल इलियम और कोलॉन के सेगमेंट्स को अफेक्ट करता है। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो जो है रेक्टम और डिसेंडिंग कोलॉन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को अफेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे एटियोपैथोजेनेसिस, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसके प्रोग्रेशन में रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ये होता है वो अभी तक एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स को इन्हांस करते हैं और पर्सन जो है उसकी डिसीज़ के स्टेज को आगे बढ़ाते हैं। तो इस जो फैक्टर्स हैं जिसका कि एक मेजर रोल है उनको बेसिकली हम 3 हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर। ये कंसिडर किया जाता है कि जीन्स जो है उनका भी रोल होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में, और इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंसेस हैं। जैसे कि देखा गया कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में जो इंसिडेंस के चांसेस थे वो ज़्यादा थे, यानी कि अगर फैमिली में कोई मेंबर सफ़र कर रहा है तो उसका जो सबसे पहला रिलेटिव है उसमें भी इंसिडेंस होने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो ज़्यादा थी, और उसके जो बॉडी के अंदर जो एपिथेलियल बैरियल फंक्शन था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया था। दूसरी एविडेंस में ये था कि जो मोनोजाइगोटिक यानी कि एक ही जाइगोट से पैदा हुए ट्विंस में जो था वो 50% चांसेस था आईबीडी डेवलप होने का। सेकेंड हेडिंग जो आती है वो है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स मतलब कि जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है उसमें अगर किसी तरह का डिफेक्ट या डीरेगुलेशन हो जाए तो वो भी इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स को इन्हांस करती है। तो उसके अंदर सबसे पहला आता है डिफेक्टिक रेगुलेशन ऑफ इम्यून सप्रेशन। तो जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी आती है बॉडी के अंदर तो इम्यून सिस्टम जो है वो CD4T+ सेल को एक्टिवेट कर देता है, जो कि इनहिबिटरी साइटोकिनिन्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है IL-10 या TGF-बीटा की वजह से वो इन्फ्लेमेशन को ये सप्रेस कर देते हैं। लेकिन जो पर्सन जो कि IBD से सफ़र कर रहा है उसमें इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाता है किसी भी इन्फ्लेमेटरी एंटीजेंस के अगेंस्ट, या फिर जो कमेंसल फ्लोरा इंटेस्टिनल ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है उसके लिए, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है और वो बढ़ते जाता है और पेशेंट्स में आपको IBD के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। सेकेंड है मल्टीपल इम्यून एबनॉर्मलिटीज़। मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि सिर्फ एक पार्टिकुलर इम्यून फंक्शन के फेल होने की वजह से ऐसा हो रहा है, और भी बहुत सारे इम्यून फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये चीज़ कंसिडर किया गया जब माइस में कोलाइटिस की नॉकआउट स्टडी की गई, तो उसमें ये पता चला कि बहुत सारे मल्टीपल इम्यून एबनॉर्मलिटीज़ है जो कि IBD के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे इन्फ्लेमेटरी इनहिबिटरी साइटोकाइनिन जैसे कि IL-2, IL-10, TGF-बीटा या फिर उनके रिसेप्टर्स जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे माइस में। साथ ही जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है T सेल के रिकॉग्निशन के लिए वो भी डिलीट हो चुका था, जैसे कि T सेल एंटीजन रिसेप्टर या MHC क्लास 2। और थर्ड जो है कि जो नॉर्मल एपिथेलियल बैरियल फंक्शन है वो इंटेस्टाइन का वो जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा था, यानी कि कैडहेसिन की ब्लॉकिंग हो गई थी। जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR जीन्स थे वो प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है। थर्ड है टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, यानी कि जो ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसमें कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो एक्टिवेटेड CD4T सेल्स होते हैं जो कि लैमिना प्रोपिया में या पेरिफेरल ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, वो या तो अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं या फिर रिक्रूट करते हैं अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, होमिंग रिसेप्टर को जो ल्यूकोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको स्टिमुलेट करके, या फिर वस्कुलर एंडोथेलियल पे जो होमिंग रिसेप्टर होते हैं उनको एक्टिवेट करके। तो बेसिकली दो तरह के CD4T सेल्स जो है वो IBD में देखने को मिलते हैं। वो है TH1 सेल्स। TH1 सेल्स जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन यानी कि IFN गामा और TNF को सिक्रीट करते हैं, जो कि
ट्रांसडर्मल ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। और ये IL-12 जो है वो TH1 सेल को इनिशिएट करता है साइटोकाइनिन पाथवे की वजह से। तो ये जो है इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होता है तो जो इनहिबिटरी साइटोकाइनिन्स होते हैं वो उनको सप्रेस करते हैं, लेकिन ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स ना प्रोड्यूस होने की वजह से नहीं हो पाता है। सेकेंड जो सेल है वो है TH2 सेल्स। ये IL-4, IL-5 और IL-13 सिक्रीट करते हैं, जो कि सुपर फेशियल म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जो कि खास करके अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलता है। अब थर्ड हेडिंग जो थी वो है एक्सोजीनियस फैक्टर। तो बहुत सारे एक्सोजीनियस और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि IBD में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ माइक्रोबियल फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगी, जो कि IBD के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं माइकोबैक्टीरियम, पैरा ट्यूबरकुलोसिस, सैल्मोनेला, सिंघेला, हेलिकोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडिया, बैक्टीरियोट्स, एस्टेरिचिया मिसल्स एक्सेट्रा। साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है IBD के सिम्टम्स को इन्हांस करने में। जैसे कि कोई पर्सन जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हो, या फिर किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो, या फिर प्रॉपर तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो, या फिर उसके लाइफ में कुछ मेजर इवेंट्स हो गए हो, जैसे इलनेस या फिर डेथ हो गई हो फैमिली में, डाइवोर्स, इस तरह के पर्सनस जो हैं उनमें भी IBD के पेशेंट्स जो IBD के जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस भी जो है वो सिम्टम्स को इन्हांस करते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि जो लेडीज़ हैं अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही हैं तो उनमें क्रोन डिसीज़ के डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के ज़्यादा नहीं होते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो पर्सन जो सफ़र कर रहा है उसमें डायरिया, फैटीग, एब्डोमिनल पेन या क्रैम्पिंग, स्टूल में ब्लड का आना, या फिर उसे भूख नहीं लगेगी, उसकी एपेटाइट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, या तो उस पर्सन की अचानक से वेट लॉस होने लगेगी। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन जो कि क्रोन या अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रोन डिसीज़ के कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहला होता है कि अगर कोई पर्सन क्रोन डिसीज़ से सफ़र कर रहा है तो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी कि जो फुल थिकनेस होती है आपकी इंटेस्टिनल वॉल की पर्सन के बॉडी में, वो क्रोन डिसीज़ में अफेक्ट होती है। और जब ये ओवर टाइम बढ़ती जाती है तो जो इंटेस्टाइन है, मतलब बाउल है, वो थिक होने लगता है, नैरो होने लगता है, जिससे कि जो डाइजेस्टिव फूड है या डाइजेस्टिव कंटेंट है वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाती है। मेल एब्जॉर्प्शन हो जाता है या मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, जैसे कि पर्सन में डायरिया, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाता, और ना ही प्रॉपर तरीके से जब अंदर फूड नहीं जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो पर्सन जो है वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र करता है। थर्ड है फिस्टुला फॉर्मेशन। तो अगर ये इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन बढ़ता ही रहता है तो वो पूरे वॉल में हो जाता है, जिसकी वजह से फिस्टुला डेवलप हो जाता है। फिस्टुला मतलब कि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होने लगते हैं। और फिस्टुला खास करके जो एनल एरिया में होता है, जिसे कि पेरी एनल बोलते हैं, ये सबसे कॉमन होता है आपको क्रोन डिसीज़ में। उसके अलावा स्ट्रिंक्चर फॉर्मेशन हो जाता है क्रोनिक केसेस में, वो भी एक्स्ट्रा फाइब्रोसिस हो जाती है बाउल वॉल में, जिसकी वजह से आपको स्ट्रिंक्चर फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो जो पर्सन अल्सरेटिव कोलाइटिस से सफ़र कर रहा है उसमें टॉक्सिक मेगाकोलॉन हो जाता है, यानी कि फुलमिनेंट कोलाइटिस। इसमें क्या होता है कि कोलॉन जो है रैपिडली वाइड होने लगता है, स्वेल हो जाता है, और एक सीरियस कंडीशन आ जाती है जो कि टॉक्सिक होती है, इसे मेगाकोलॉन बोलते हैं। और फिर वहाँ पे परफोरेशन होता है, परफोरेशन होने की वजह से कोलॉन में होल हो जाता है, ठीक है। ये टॉक्सिक मेगाकोलॉन का आगे का फर्दर साइड इफेक्ट होता है। उसके अलावा पेशेंट में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि एक्सेसिव डायरिया से पर्सन सफ़र कर रहा होता है, जिससे उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। जो IBD के डायग्नोसिस है वो की जा सकती है स्टूल एग्जामिनेशन के थ्रू, क्योंकि इसका एक सिम्टम है कि ट्रेसेस ऑफ ब्लड जो है वो देखने को मिलते हैं स्टूल में। सेकंड है कि कंप्लीट ब्लड काउंट को चेक करने से भी पता चल जाता है, क्योंकि IBD के पेशेंट्स में WBC इंक्रीज़ हो जाती है,
और आरबीसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और हेमोग्लोबिन भी डिक्रीज़ हो जाता है। बेरियम एक्सरे किया जा सकता है अपर जीआईटी ट्रैक का, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी डायग्नोसिस हो सकती है। सिग्मोइडोस्कोपी यानी कि एक सिग्मोइड स्कोप होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को एग्जामिन करने के लिए यूज़ होता है, उसके थ्रू भी चेक किया जा सकता है। आईबीडी जो है वो बेसिक सर्जरी के थ्रू ठीक होती है, लेकिन अगर पर्सन में ये सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये आते जाते रहते हैं, तो पर्सन जो है वो अपनी डाइट को मेंटेन करके भी सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो ये था अबाउट इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।